भारत और पाकिस्तान के बीच एक साल पहले एक लड़ाई छिड़ी थी। 4 दिन चली इस लड़ाई को ऑपरेशन सिंदूर के नाम से इतिहास में दर्ज किया गया है। ये लड़ाई किस वक्त शुरू हुई, उसका क्या हासिल था, क्या हमारे टारगेट थे और अचानक ये लड़ाई क्यों रोकना पड़ी, ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब पिछले एक साल से भारत के जनमानस में तैरते रहते हैं। ये सवाल पूछा जाता है कि आखिर अचानक हमें ये लड़ाई रोकना क्यों पड़ी थी। कुछ और ऐसी बातें हैं जिनको लेकर पिछले एक साल में कई बार अलग अलग तरह के दावे किए गए। जैसे एक दावा यह किया जाता है कि इस जंग में भारत को किसी तरह का कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। दूसरी तरफ भारतीय सेना के ही बड़े बड़े अधिकारी अलग अलग मौकों पर इससे उलट बयान देते रहे कि हमारे जहाज भी गिरे थे, कुछ नुकसान हमें भी हुआ था। निश्चित तौर पर भारतीय सेनाओं के पराक्रम का एक अद्भुत उदाहरण है ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें सिर्फ 4 दिन में पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। लेकिन फिर भी लड़ाई जिस तरह रोकी गई, उसको लेकर अब तक कई अनुत्तरित प्रश्न हैं जिनके उत्तर चाहिए। आज ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल होने पर हम इन तमाम सवालों के जवाब लेने के लिए मेजर जनरल डॉक्टर यश मौर्य से बात कर रहे हैं। जनरल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है पब्लिक इंडिया पर। थैंक यू राकेश जी, जरूर बात करेंगे आपके साथ। जी जी सर, मेरा पहला सवाल ये है कि 1 साल बाद भी कई ऐसे सवाल क्या आपके दिमाग में भी हैं? आप तो फौज में रहे हैं, कई ऐसी जिम्मेदारियों का निर्वाह आपने किया है। पहला सवाल तो ये है कि क्या हमने जिस उद्देश्य से इस जंग को छेड़ा था, शुरू किया था, उससे पूरा किए बिना हमने लड़ाई रोकी थी क्या? और क्या आइंदा ऐसी फिर किसी लड़ाई की बात बार बार होती रहती है? हमारे सेना के अधिकारी भी कहते रहते हैं ऑपरेशन सिंदूर 2 कभी भी हो सकता है। तो आपका पहला कमेंट इस लड़ाई के 1 साल पूरा होने पर। देखो, पहली बात तो ये लड़ाई में आपको पता ही है इसकी जो है जेनेसिस हुई थी पहलगाम मैसेकर के साथ, जो कि अपने आप में ऐसा हमने बहुत टेरर एक्शन देखे, बट इस प्रकार से जो है पिकनिक के स्थान पर लोगों का धर्म पूछ के, उनको सेग्रीगेट करके, उनको उनकी माताएं, उनकी वाइफ, उनके बच्चों के आगे मारना, मतलब द होल वर्ल्ड वाज अगास्ट। और भारत में बहुत लाजमी था एक गुस्सा एक होना, और ये अक्रॉस इंडिया था। कश्मीर भी घाटी भी बंद थी और वहां पर भी लोगों का बहुत बहुत रोष था कि पूरी आपने हमारी इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया, हमारे नाम को बर्बाद कर दिया। तो ये प्रेशर बिल्डअप होता रहा और जो है 14 दिन के बाद हमने ये जो है एक्शन किया 6-7 की रात को। तो शुरू का एक्शन बहुत जबरदस्त था। हमने पाकिस्तान के टेरर ठिकानों को हिट किया और एक नया पैराडाइम सेट किया, एक नई लैंग्वेज सेट की, एक नई ग्रामर सेट करी कि अब हम जो है सिर्फ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको कि हम डिस्प्यूटेड एरिया मानते हैं, सिर्फ वहीं पर अटैक नहीं करेंगे, हम पाकिस्तान के किसी भी हिस्से को अटैक कर सकते हैं। तो वो जो 6-7 की रात मध्य रात्रि के बाद जो टेरर कैंप्स को हिट किया हमने, पंजाब में बाकी जगह हिट किया, यह अपने आप में एक अद्भुत था और एक नई दिशा दे दी काउंटर टेरर ऑपरेशंस के लिए और भारत की जो रेड लाइंस है उसके लिए। तो ये यहाँ तक पूरा देश बिल्कुल साथ था। और उसके बाद जिस तरीके से हमने जो है पूरी दुनिया के आगे इस चीज को रखा कि इंडिया हैज द राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, और कुछ लोगों ने, बहुत से देशों ने इसको एक्सेप्ट भी किया कि यस, इंडिया पे अटैक हुआ है, इंडिया हैज द राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, एंड उसमें वो प्रोएक्टिवली एंगेज कर सकता है टेरर कैंप्स को। लेकिन जब हमने हिट किया पाकिस्तान को, हमने ये बोला कि भाई हम एस्केलेशन नहीं चाहते हैं, हम लड़ाई नहीं चाहते हैं, हम सिर्फ आपके जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां से ये मुजाहिद उसको अटैक करेंगे। तो यहाँ तक ठीक था, लेकिन हमें पता है कि जिस प्रकार से पाकिस्तान की सेना का होल्ड है, पाकिस्तान एक जिस प्रकार का देश है, उनकी क्या पोजीशन है, वो कभी भी इस चीज को एक चुपके से नहीं एक्सेप्ट करेंगे, वो दे विल हिट बैक। और वही हुआ। फिर जो है उन्होंने भी जो है बदले की भावना से हमारे कई मिलिट्री ठिकानों पर ड्रोन से और बाकी जगह से अटैक करने का शुरू किया।
और उसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने जो है बियॉन्ड विजुअल रेंज एम्यूनिशन इस्तेमाल किया कि हमें आमने सामने हुए नहीं, और जो है आर्टिलरी का इस्तेमाल किया, लॉन्ग रेंज आर्टिलरी का इस्तेमाल किया, खासतौर पर मोज मिसाइल जिसकी कि 5 मीटर तक की एक्यूरेसी है, और बहुत एक्यूरेटली हमने पाकिस्तान के मिलिट्री ठिकानों पर बहुत बुरी तरीके से, और वहां लड़ाई एकदम खत्म होने का भी बड़ा अजीब सा तरीका था कि आधा घंटा पहले रूबियो का ट्वीट आता है, ट्रंप का ट्वीट आता है, फिर रूबियो का ट्वीट आता है कि बोथ साइड्स हैव एग्रीड, और हमने लड़ाई रुकवा दी, और 5:35 पे हमारे भी फॉरेन सेक्रेटरी ने जो है बोला कि सीज फायर हो गई है। तो हम सब चंबे में थे कि जब अभी थोड़ा सा हमारा डोमिनेशन हुआ था एक एयर के ऊपर, तो अब लड़ाई क्यों बंद हुई। तो यहाँ पर आके और फिर एक अजीब चीज ये है कि ये कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर पॉज में है, तो वन ही कर रहा है, ट्रू नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी फौजी सर्कल या गवर्नमेंट की तरफ से इट इज स्टिल गोइंग ऑन, ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है। बिल्कुल इतना बड़ा ऑपरेशन जो कि तब खत्म हो गया था, लेकिन अभी भी तो ये है, अभी थोड़ी सी हैं कुछ डाउटफुल एरियाज इस ऑपरेशन को लेके, और कल इस पर काफी देश में चर्चा हुई, आर्टिकल्स लिखे गए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, और पाकिस्तान ने भी करी, हमने भी करी है, वही जो लैंग्वेज दोनों तरफ से होती है, इस तरह की लैंग्वेज हमें नजर आई है। तो सर आपको क्या लगता है कि सचमुच में इस युद्ध में, यद्यपि सरकार तो उस वक्त 4 दिन तक उसे युद्ध भी नहीं कह रही थी औपचारिक रूप से, लेकिन हम मान लेते हैं जंग थी, युद्ध था 4 दिन का। एक उदाहरण दे लेते हैं, एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने कहा कि इस लड़ाई में किसी भी तरह का जान माल का नुकसान नहीं हुआ, न तो हमारे किसी तरह का सैन्य सामग्री का, न किसी इंसान का। जबकि हकीकत यह है कि पुंछ और राजौरी में तो नागरिक मारे गए, इसके अलावा भी करीब करीब 8 से लेकर 12 तक हमारे जवानों की शहादत भी हुई है, जिसमें बीएसएफ वगैरह के जवान हैं। ये बयान क्या कहते हैं? क्या हमें इस तरह से छुपाने की जरूरत है कि अगर लड़ाई हुई है तो नुकसान तो हो गई? जबकि सीडीएस ने वहां ब्लूमबर्ग के साथ इंटरव्यू में स्वीकार किया हमें नुकसान हुआ था, शुरुआत में हमें नुकसान, हाँ, इनएडवर्टेंटली स्वीकार किया है। और जब एक चीज छुपाना चाहते हैं तो उसके बाद क्या उस पर क्वेश्चन मार्क लग जाता है। बिल्कुल। और अब कारगिल की लड़ाई देखो, और हमने एक कैजुअलिटी, कोई भी इंसान ऐसा नहीं रहा जहां हमने कारगिल में उसका नाम, उसका पता, उसकी यूनिट, और उसको जो है एक बहुत मान सम्मान के साथ देश के हर कोने में पहुंचाया, और उसको रिकॉग्निशन मिला। इनफैक्ट ये मैं आपको बताऊं कि देश के इतिहास में पहली बार ऐसा था कि पूरे देश को ये हमने टेलीवाइज किया, हमने बताया कि ये देखो ये लोग हैं, और उस पर फिर बहुत देश में एक भावना, एकता की भावना जुड़ी, क्योंकि सबको बहुत बुरा लगा उसमें। बट इसके अंदर अभी भी एक भी कैजुअलिटी का मतलब कोई जो वीरगति को कोई प्राप्त हो, किल्ड इन एक्शन का कोई आंकड़ा नहीं हमारे पास, और इक्विपमेंट लॉस का भी कोई आंकड़ा नहीं है। तो काफी चीजें ग्रे जोन में है। और तो सर कहीं ना क्यों छुपाना क्यों चाहते हैं? एनएसए अजीत डोभाल कह रहे थे वहां आईआईटी मद्रास में कि हमारा कांच भी नहीं टूटा, उन्होंने कहा एक ग्लास भी नहीं टूटा। जबकि अगर देखा जाए तो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है, हमारे जहाज गिरे हैं, इस बात में डोनाल्ड ट्रंप तक बार बार कह चुके हैं। छुपाने की कोशिश क्यों हो रही है सर? और एक बहुत छोटी सी बात जोड़ दूं, आपने चूंकि करगिल का जिक्र किया, बहुत विनम्रता से, मैं उस दौर में सर ग्वालियर में नवभारत में एडिटर था, नवभारत बड़ा अखबार था उस वक्त। मैंने अपने आह्वान पर, मेरे नवभारत के आह्वान पर ग्वालियर में ऐतिहासिक एक जुलूस निकाला था, हजारों लोग शामिल हुए थे, उसका नाम था कारगिल मार्च। मेरे पास आज भी उसकी तस्वीरें हैं। ग्वालियर के इतिहास के सबसे बड़े जुलूसों में से जो सिविल कोई मार्च निकला हो, मेरी अगुवाई में ही निकला था। तो उस वक्त पूरे देश ने शहादत को सलाम किया। आज हम किसी को सलाम ही नहीं कर पा रहे हैं कि 4 दिन की लड़ाई में ऑपरेशन सिंदूर में किन की शहादत हुई है। तो मैं फिर दोहरा रहा हूं सर, इतना छुपाने की कोशिश क्यों कि एनएसए कह रहे हैं कांच भी नहीं टूटा? हमारे जवान, हमारे नागरिक क्या कांच से भी कम कीमती है? हाँ, पहले तो देखो, हमने नागरिकों की भी, ये भी मैं कहूंगा कि एक वो भी डिफेंडर ही है देश के, सिपाही वर्दी में है, उसको अलग उसका मान सम्मान भी होता है जब वीरगति को प्राप्त होता है। बट नागरिक
वो भी मेरे को लगता है उतना इम्पोर्टेंट है। तो पुंछ के अंदर दो तो ट्विन बच्चे थे, मतलब भाई बहन, उनकी मौत हुई। पुलवामा में दो स्कूलों पर हमला हुआ, एक मदरसे पे हमला हुआ यहाँ पर पुंछ में, और मैंने पुंछ में 3 साल नौकरी करी है। गुरुद्वारे पे भी हुआ सर, गुरुद्वारे पर भी एक दूसरे के साथ जो है फायरिंग करते रहे, लेकिन सिविलियन एरियाज में कभी भी आर्टिलरी की बमबारी नहीं हुई है। तो इस बार उन्होंने वहां पर वो भी किया था। और यहाँ पूरा जम्मू के एरिया में तो पूरी नाइट स्काई के ऊपर ड्रोन्स और एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम्स की वो बिल्कुल दिवाली सी थी। तो ये मुझे इसके पीछे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ऑप्टिक्स में ठीक है, कुछ ऑप्टिक्स भी होने चाहिए, थोड़ा परसेप्शन बैटल भी होता है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी होता है, मिस इन्फॉर्मेशन भी होती है। लड़ाई के ये बिल्कुल जायज तरीके हैं दुश्मन को कंफ्यूज करने के लिए, अपनी पॉपुलेशन को कुछ मतलब मोरल अप कर रखने के लिए वो। लेकिन कैजुअलिटीज, एक भी कैजुअलिटी नहीं है। ये थोड़ा सा अचंभे की बात है। फिर बीच में कहीं एक बार एयर चीफ किसी के घर में गए और उनको सम्मान करने गए कि जी ये, फिर लोगों ने सवाल पूछे कि फिर इनकी अगर मतलब लड़ाई के अंदर ये शहीद हुए तो फिर कहाँ पर और कैसे। तो ये थोड़ा सा इसीलिए कहीं ना कहीं नैरेटिव की लड़ाई हम जो है उसमें, अब मुझे रीजन नहीं पता क्या है। इनफैक्ट शुरू में भी अगर आप देखो वो पहला ऑप्टिक्स बहुत अच्छा था, बिल्कुल सर, जिसमें कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिता, दो लेडी ऑफिसर, बीच में फॉरेन सेक्रेटरी सिविल क्लोथ में गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, फॉरेन पॉलिसी को। तो मिलिट्री ऑफिसर्स वो भी महिलाएं, वो भी सिंदूर, बहुत नाम अच्छा भी का, वो सारा इमोशनल ये वो ठीक था। बट उनको कोई लड़ाई का आइडिया नहीं था, वो कोई लड़ाई का हिस्सा नहीं थी ना, वो ऑपरेशंस ब्रांच की थी। वो पढ़ी हुई स्क्रिप्ट को पढ़ना एक दिन ठीक था, उसके बाद वी शुड हैव ब्रॉट एक्सपर्ट्स। हमें बिल्कुल जो ऑपरेशंस है वो रैंक डिसाइड किया जा सकता था, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर, जिस रैंक पे भी गवर्नमेंट या हो जाती, बट हम उसको परसिस्ट करते रहे। और वो सिर्फ लास्ट डे आए, तीनों जो है सीनियर ऑफिसर, डीजीएमओज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के। तो उसमें वो भी मुझे लगा कि हम उसको थोड़ा दुरुस्त कर सकते थे। एक बार वो दिखाने के बाद सिंदूर है, ठीक है, नाम के साथ इमोशन जोड़ने की इसमें बहुत कोशिश हुई जो है। लेकिन ये बहुत सी चीजें इसमें, एयरक्राफ्ट्स का ट्रंप ने जिक्र किया है, सीडीएस नहीं माना है, और वो एक दो जगह और इस तरीके से इनएडवर्टेंटली लोगों ने वो है। बट ये है कि हमारे कोई पायलट उसमें शहीद नहीं हुए, पायलट्स कोई इसमें किल्ड इन एक्शन नहीं है। बिल्कुल। तो ये एक ग्रे जोन में है। बट इंटरनेशनल मीडिया में, इंटरनेशनली जो एविएशन को या ये, क्योंकि साउथ एशिया में 71 की लड़ाई के बाद इतना बड़ा एयर वॉर चला है, जिसमें 120 से 140 एयरक्राफ्ट दोनों देशों के हवा में थे, और विद नए सिस्टम्स के साथ। बिल्कुल। तो लाजमी है लोगों ने इसको स्टडी किया विदेश में, बट हमारे देश में इसके ऊपर अभी भी कोई क्लैरिटी है नहीं। तो क्या इसके पीछे रीजन है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्योंकि अब छुपा लिया, बताना बड़ा मुश्किल, क्योंकि टाइम इतना निकल गया। बिल्कुल सर, अब बताएंगे तो दिक्कत है, अब बताएंगे दिक्कत है। थोड़ा बहुत पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ, लेकिन हमारे यहाँ क्या सवाल अगर आप उठाओ तो आपको फिर एक पूरा का पूरा तबका आपके ऊपर हमला बोल देता है कि आप तो एंटी नेशनल है। बिल्कुल सही बात है। तो थोड़े बहुत समझदार लोग भी हैं जो इसमें एक अच्छी बात कर सकते थे, तो इसलिए थोड़ा सा ये कुछ आया नहीं है। और 1 साल के बाद भी हमें इतना आइडिया है नहीं कि वो 4 दिन, और यही कुछ गलवान में भी हुआ। अगर आप देखो जी, वहां पर भी एक कमांडिंग ऑफिसर और 19 जवान शहीद हुए। बट क्या हुआ एग्जैक्टली, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो अभी भी ग्रे जोन में है। कोई उसकी क्लैरिटी हमारे को मिली नहीं। बट तब इमीडिएटली उनके नाम और वो सब हुआ, वो आ गए थे। हाँ, वो हमने डिक्लेयर किया एग्जैक्टली जो है उसमें। तो ये अब मुझे इसका रीजन समझ नहीं आता, क्या रीजन है, अब बता देना चाहिए, क्योंकि लॉसेस होते हैं
अभी अमेरिका के लॉसेस अमेरिका छुपा रहा था, लेकिन अब 3-4 दिन पहले CNN ने उनकी बेसिस की वीडियोस, उनकी पूरा कितना नुकसान हुआ सब जारी कर दिया। यहाँ तक कि कितनी कीमत का लॉस हुआ, कितने बिलियन डॉलर अमेरिका के कौन से जहाज कहां पर, कितनी उसके वीडियो के साथ, फोटो के साथ सब आ गया है। और जो हिजबुल्ला जिस प्रकार से टैंकों को और इजरायली टारगेट्स को बर्बाद कर रहा है, कितने टैंक हैं, काफी हद तक हो सकता है 19-20 का फर्क हो। मतलब दुनिया में ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई है और इसकी वैल्यू भी बढ़ती जा रही है कि आप कितने ट्रांसपेरेंट हैं, कितनी आप सही बात रख रहे हैं। और छुपाने वाली बात छुपानी भी चाहिए, ऐसी बात नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा सब कुछ बताना चाहिए देश के हित में सोच के। तो ये अभी इसका रीजन मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि क्यों ऐसा किया। पहले तो कभी हमने कभी नहीं किया। लेकिन हमारे देश में अगर आप इस तरह की बात करेंगे, आपने ठीक कहा, अभी हिंट भी किया आपने, या यहाँ अगर कोई मीडिया हाउस ये बता दे कि ऑपरेशन सिंदूर में इतने जहाज गिरे थे, इतना नुकसान हुआ था, तो देशद्रोही ठहरा दिया जाएगा। और आपने ठीक कहा कि उस दिन बहुत सालों बाद, दशकों बाद आसमान पूरा पटा पड़ा था जहाजों से। और संयोग से सर, पहलगाम हमले के बाद मैं खुद कश्मीर में था, बस चंद दिनों में पहुंच गया था, बेशरण घाटी से ही पहला वीडियो बनाया था। और जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ उस दिन भी मैं श्रीनगर में था। जैसे ही आधी रात के बाद सूचना मिली, मैं 6:30 बजे जैसे सूरज उगा, डल झील से खड़े होकर मैंने पहला वीडियो बना दिया था 6:30 बजे। और उस वक्त वाकई में लड़ाई शुरू ही हुई थी और ऊपर से आवाजें आ रही थी। और जब वहां से हम रवाना हुए तो हमारा एक जहाज जिस रास्ते पर गिरा हुआ था, काफी दूर था वहां से, 20-25 किलोमीटर दूर, वो सारी तस्वीरें हमारे पास आ रही थी। लेकिन हम छुपाते रहे, हम सेना के साथ हैं, लेकिन इसमें सर पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ चलते। क्या इस जंग में हमारी जो राष्ट्रीय नीति है, विदेश नीति, रक्षा नीति, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है, वो सीज फायर के ऐलान के साथ ही कहीं ना कहीं कमजोर पड़ी है? डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह अपनी तरफ से एक तरफा ऐलान किया और हमें उसे मानना पड़ा, और उसके बाद 100 बार डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर का श्रेय ले चुके हैं। प्रधानमंत्री ने आज तक उसका खंडन नहीं किया। लीडर ऑफ अपोजिशन ने संसद में कहा कि यहां खड़े होकर कह दीजिए ट्रंप का नाम लेकर सीज फायर उनके कहने से नहीं हुआ। प्रधानमंत्री ने नाम नहीं लिया। तो ये जो राजनीतिक नेतृत्व पर सवाल है, हम सेना को अलग रख रहे हैं। सेना के लिए सैल्यूट है, बिल्कुल एड़ी हम मिलाकर उन्हें सलाम कर रहे हैं उनके पराक्रम को। आप तो फौजी हैं और मैं भी, क्योंकि सैन्य विज्ञान की मैंने पढ़ाई की है, मिलिट्री साइंस में डॉक्टरेट हूं, तो हम क्या, कोई भी हिंदुस्तानी अपनी सेना के साथ। लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप से तो सवाल होगा ही। आपको क्या लगता है सर? हाँ देखो, आप देखिए कि हर तरफ जहां पर भी जंग चल रही है वहां पर पॉलिटिकल लीडरशिप पे जबरदस्त प्रेशर। वो आप यूक्रेन रशिया का देख लो, ईरान, इधर इजराइल देख लो, अमेरिका की जिस प्रकार से ट्रंप की और रूबियो की और हेक्सेथ की, इन लोगों की जिस प्रकार से हेयरिंग हो रही है, इनको मीडिया कैसे इनको तार तार इनकी पॉलिसीज कर रहा है, इनको कटघरे में खड़ा करता है। ये जरूरी है कि पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर सवाल होना चाहिए। इसमें मुझे 2-3 चीजें नजर आई राकेश जी, जो मुझे डिफरेंट थी एक फौजी के तौर पे, कि वो कई दिन से वो बिल्डअप होता रहा कि वो सारे लोग प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हैं, म्यूटेड वीडियोस थी जिसमें वो कुछ बात कर रहे हैं। हर बार वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस या प्राइम मिनिस्टर हाउस का था, और कि भाई, और उनकी इमेज थी, उनकी थी। थोड़ा साथ में रक्षा मंत्री NSA बैठे हैं, सर्विस चीफ हैं, CDS बैठे हुए हैं, फिर वो CCS की मीटिंग चल रही है। वो सब चीजें टाइम से मीडिया में आ रही थी। लेकिन जब लड़ाई शुरू हो गई उसके बाद भी मुझे इसका कोई वो समझ नहीं आया। प्राइम मिनिस्टर को जाना चाहिए या तो एयरफोर्स हेडक्वार्टर के ऑपरेशंस रूम में या आर्मी हेडक्वार्टर के ऑपरेशंस रूम में, जहां मैप्स लगे हैं, जहां कोई ब्रीफिंग कर रहा है, चाहे वो दिखाने के लिए ही हो। अटल बिहारी वाजपेयी जी की मैं बहुत सारी तस्वीरें में देखी, जो आते थे एक्चुअली में, जो ब्रीफिंग कारगिल में चलती थी वो आर्मी के ऑपरेशंस रूम में, DGMO के ऑफिस, वो जो सैंड मॉडल बने रहते हैं सर। सैंड मॉडल या आजकल क्या है, आजकल तो हाँ, मैं अपने जो पढ़ाई के दिनों को याद कर रहा हूँ कि हम लोगों ने सैंड मॉडल पर पढ़ाई की है जी। हाँ, डिजिटल वॉल्स हैं, फीड आ रही तो है, सब कुछ है। कमांडर से वहां बैठे हुए किसी कोर कमांडर, आर्मी कमांडर से पूछ सकते हो, वो वहां से। अब तो टेक्नोलॉजी अलग लेवल पे चली, बिल्कुल। तो पूरा का पूरा ये ऐसा लगा कि बस जो है प्राइम मिनिस्टर के आसपास उनकी इमेज, उनकी उसके आसपास ही ये
पूरा नैरेटिव बिल्ड होता रहा कि वो कंट्रोल में है, वो ब्रीफ कर रहे हैं, उनको लोग बार बार उनके पास जा रहे हैं। बट कोई अब समझदार इनके पास कोई होता तो बोलता कि नहीं, आप एयरफोर्स हेडक्वार्टर जाइए, चलिए आप सही। हेडक्वार्टर जाइए, पूरी लोग वहां बैठ के, वो भी जैसे आप को नजर आएंगे यूएस के या किसी के कि जी वो को रेड हो रही है, ओबामा की भी हो रही है, तो वो बराबर ओबामा साइड वाली चेयर पे बैठे हैं और बिल्कुल। उनके वो बड़ी चेयर पे बैठे हुए हैं और सब देख रहे हैं ऊपर स्क्रीन हाँ, की तरफ, है ना। तो वो ओसामा बिन लादेन वाला ऑपरेशन देख ही रहे थे वहां व्हाइट हाउस में बैठकर। हाँ, और भी कई जगह और भी भी कई ऐसी ऑपरेशंस की हमारे यहाँ ना बहुत ज्यादा ये हायरार्की और ये जी ये है। और मतलब वो थोड़ा मुझे एज अ प्रोफेशनल मिलिट्री वो पॉलिटिकल लीडरशिप को बहुत ज्यादा आगे करने का थोड़ा सा हम इसको डाउन प्ले कर सकते थे। फिर हमारे पास लीवे रहता था कुछ नैरेटिव बिल्ड करने का। आए सीज फायर पे तो हमें भी बड़ा अचंभा हुआ, ये सीज फायर हुई कैसे और क्यों हुई। क्योंकि अगर अभी हमने ले लिया था, मॉरल हाई ग्राउंड भी था हमारा, दुनिया को भी हम बता सकते देखो हम पे अटैक हुआ, भी हमने रिटेलिएट किया। और हमने असली में हमारी एयरफोर्स ने बहुत बुरी तरीके से पाकिस्तान के एयर बेसेस को, रडार सिस्टम्स को बहुत क्षति हुई, तबाह कर दिया बहुत बुरी तरीके से। तो अब हमने इसको नेक्स्ट लेवल पे क्यों नहीं लेके गए, नेक्स्ट लेवल पे तो और डैमेज करने के लिए और वॉर को प्रोसिक्यूट करने के लिए कुछ दिन और चलते तो पाकिस्तान को हम जो है उसको एक किसी न किसी चीज पे हाँ तो करते। ना कोई मीटिंग हुई, ना कोई गिड़गिड़ाया, ना कोई रिटर्न में कुछ आया, ना कुछ ये आया जी ये अंडरस्टैंडिंग आगे से हम कान पकड़ रहे अब नहीं करेंगे, सही बात। ऐसा कुछ भी नहीं आया। ये सिर्फ आधे घंटे में कि 3:30 बजे पहला कॉल आया और 5:30 बजे हम मान गए और 5:30 बजे तब तक ट्रंप का ट्वीट आ गया। तो इसके पीछे भी हमें भी ये लगा कि बड़े दिनों बाद मौका मिला पाकिस्तान को सीधा करने का, और ये फिर क्यों हमने बट अब देखो पीछे मुड़ के इन चीजों को अगर हटा भी दें तो आई थिंक ये एक सेंसिबल चीज थी कि 4 दिन में लड़ाई खत्म हो गई ओवरऑल एक देश के लिए। और बिल्कुल सही, ज्यादा लंबी चलती तो नुकसान ही था जी। आप देख लो यहाँ पे क्या ईरान में 40 दिन लड़ाई के बाद क्या हालत है, यूक्रेन 4 साल से, गाजा, क्योंकि इतनी डिस्ट्रक्शन होती है और इतना ज्यादा इकोनॉमी बैठ जाएगी। बिल्कुल सही। हम वॉर मॉन्गर नहीं है ना, हमें वॉर, देश की ऐसी हालत है कि अभी हम किसी लड़ाई में चढ़ जाएं और लड़ाई एक बार ये चली जाती 4 दिन के बाद आगे फिर रुकनी मुश्किल थी, फिर रुकती। सर इसमें मैं एक सवाल जोड़ना चाह रहा हूँ। जैसे ही लड़ाई रुकी, सीज फायर हो गया, बहुत सारे ऐसे लोग, इसमें हो सकता है सेना के लोग भी हों, मुझे नहीं मालूम आपका क्या विचार है उस बारे में, लोगों ने कहा ये मौका था हम पाक अधिकृत कश्मीर भी ले लेते, हम और आगे बढ़ जाते। हमने कहीं जमीन पर तो सीमा पार ही नहीं की है, वो गोदी मीडिया बाबू हमारे टैंक्स वगैरह हम कहीं एक्सेप्ट एयर डिफेंस बिल्कुल एंड एयर एसेट्स, एविएशन के एसेट्स, उसके अलावा हमने कहीं मोबिलाइज भी नहीं किया। बिल्कुल नहीं किया, ठीक है अपनी जगह। और हमारे कैंटोनमेंट आपको पता है कहीं 100, कहीं 200, कहीं 300 किलोमीटर पीछे। बिल्कुल अगर हमें लैंड पे जाना भी पड़ता तो अगर गो कहने के बाद भी हमें टाइम लगता। हाँ। तो मेरा सवाल सर ये था कि क्या ये कभी मुमकिन है, जिस तरह का रक्षा मंत्री कह देते हैं हम पाक अधिकृत कश्मीर ले लेंगे, अमित शाह कहते हैं हम एक न एक दिन पीओके पर कब्जा कर लेंगे, तिरंगा फहराएगा, संसद में खड़े होकर कहते हैं, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल गिमिक है, ये बाजीगरी है, या सचमुच में भारत कभी इस तरह का कोई निर्णय लेने की स्थिति में होगा? क्या हम इतनी बड़ी कोई सैन्य कार्रवाई करेंगे और क्या ये संभव है कि पाक अधिकृत कश्मीर पर भारत का तिरंगा फहराए? देखो राकेश जी, मैं इस पे क्वेश्चन कई बार आंसर दे चुका हूँ अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग तरीके से। देखो अगर सिंपल एग्जांपल में, जिनको पीओके चाहिए किस लिए चाहिए मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, हमारा डिक्लेयर्ड वो है कि J&K का वो हिस्सा है, लेकिन बहुत पहाड़ी और दुर्गम इलाका है। कारगिल में हमने अपनी जमीन उल्टी ली है। लोगों को बता दो बार बार भी, हमने अपनी ली, किसी की नहीं ली, कोई गांव नहीं है पाकिस्तान, अपनी ही जमीन वापस ली, जिसको कि हमारी नजरअंदाजी से पाकिस्तान बैठा हुआ था उसके ऊपर। उसमें हमने
500 से ऊपर सैनिक हुए, 1500 से 2000 जख्मी हुए, 1.5 महीना लगा, और यूएस का प्रेशर, ये प्रेशर वो प्रेशर के बाद जाके जो है सीज फायर हुआ उसमें, एंड हमने क्लेम की विक्ट्री, विजय दिवस 26 जुलाई को। ठीक है, लड़ाई देख लो मई की 3, 4, 5 तारीख को शुरू हो गई थी कहीं ना कहीं छोटे मोटे, और फिर फुल स्केल वॉर हो गया था। ये मैं बताना चाहता हूँ जिनको बहुत जिंगोइस्टिक है ना, रेटोरिक है, खून चाहिए, ये चाहिए, और पता नहीं कहाँ से ये उन्माद है, उनको बता दूं कि पहाड़ जवानों को खा जाते हैं, माउंटेन्स ईट ट्रुप्स। बहुत बड़ी बात। बहुत, मैं सैनिक रहा हूँ और मैंने पुंछ में भी काम किया, 3 साल मैं पुंछ में रहा हूँ राकेश जी, और मैंने ये पीर पंजाल रेंज को मैंने पैदल सर्दियों में पार किया, तो अंडरस्टैंड करता हूँ क्या है, सैल्यूट है सर, क्या वो है, ऐसा यंग ऑफिसर मैंने देखा है, और तो कितनी कुर्बानियां देने के लिए हम तैयार है, और किस लिए, ये सवाल पहला है। फिर ये पॉलिटिकल, ये आपको पता ही है, राइट विंग का बहुत ये अखंड प्रोपेगेंडा है, वो है, बोलते बहुत हैं, जमीन पे करना बहुत मुश्किल चीज है। तो पहले तो माउंटेन्स की और वो कॉन्फ़िगरेशन कर। अब दूसरी चीज मैं जो है आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान इज नॉट अ रन ऑफ मिलिट्री। ये पता नहीं लोग क्यों नहीं समझते हैं, पाकिस्तान एक अच्छी खासी मिलिट्री पावर है। मैं न्यूक्लियर की बात तीसरी बार करूंगा, बिल्कुल सही, उस पर आएंगे सर, आएंगे। उनकी एयरफोर्स, उनकी नेवी, उनकी आर्मी, एज अ प्रोफेशनल, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, मैं रैली नहीं कर रहा हूं वोट लेने के लिए, मैंने कोशिश करता हूं, आपको तो सच बोलना है, सच में भी दबे हुए उसमें ही कम से कम कर दे कि भाई इट इज अ मिलिट्री पावर। जो हमारे रेशियोज है ना, लड़ाई के जो रेशियोज हैं वो इतने ज्यादा फेवरेबल नहीं है कि हम आउटराइट विक्ट्री अचीव कर लेंगे पहाड़ों में, वो भी पहाड़ों में, और वो भी, और नीचे अगर आप आ जाओ पंजाब वगैरह, पंजाब का इलाका, जे&के का नीचे का इलाका, राजस्थान का इलाका, गांव इतने बड़े बड़े हो गए हैं राकेश जी, वहां की जो जब भी कभी जंग होगी ना, गली कूचे की लड़ाई होगी, तो वो भी एक बहुत मतलब अलग किस्म का होने वाला है, क्योंकि पॉपुलेशन सेंटर्स बढ़ गए हैं, बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, नदियां, तो वो भी इजी नहीं है, ये बता दूं। तीसरी जगह जहां डिसीजन लिया जा सकता है वो डेजर्ट्स, जो कि रहीम यार खान और सिंध का इलाका है, फिर बलूचिस्तान है, वहां ये जंग सुंदर जी की, मैं ये किताब मेरे पास है, कभी मौका मिले तो आप पढ़ना। ये शख्स थे जिन्होंने ये ब्रास टैक्स, जंग सुंदर जी, उन्होंने लिखा था 86 में कि अगर पाकिस्तान को सचमुच में सबक सिखाना है या कुछ करना है तो डेजर्ट में करना है, ये पहाड़ों में मत जाओ, मुश्किल है। तो ये पीओके का अगर ये पॉलिटिशियंस राग ना आलापे तो अच्छा है, और कभी अगर आना होगा तो उसके लिए हमें 20-30 साल देश को समृद्ध बनना होगा, देश को साइंस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन। बहुत बड़ी बात। मैं बार बार लोगों के दिमाग क्लियर करता हूँ, भाई बहुत गुर्बत है हमारे देश में, हमारी हंगर इंडेक्स में हमारी पोजीशन देखो, हमारी पानी की पोजीशन देखो, हेल्थ की पोजीशन देखो, एजुकेशन, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है राकेश जी, बिल्कुल सही बात। आईटी में भी हम बैक एंड में ही स्वेट काम करते रहे, हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फिर मिस कर दिया हमने, बिल्कुल सही। तो जिस देश की इंडस्ट्रियल पावर नहीं है वो किस बात की लड़ाई की बात करते हैं, क्यों करते हैं बात लड़ाई की? बहुत सही बात। तो मैं आपके थ्रू ये बार बार बताना चाहता हूं कि ऐसा पीओके में जब आना होगा, अगली पीढ़ी ले लेना आप लोग, बट लेकिन देश को समृद्ध बनाओ पहले, और कुछ ऐसा करो कि वो अपने आप शामिल होना चाहे आप में, और वो तब होगा यहाँ पर हिंदू मुस्लिम कम करोगे, तब तो वहां का आवाम आएगा। सही बात है। यहाँ पे जब रेटोरिक, जिंगोइज्म, यहाँ पे जिस प्रकार का माहौल आज देश में बना हुआ है, उसको कम करोगे तभी तो कोई ज्वाइन करना चाहेगा आपको वॉलंटियरली कि जी आप बहुत अच्छे हैं जी, इतनी तरक्की जी, हम भी आपसे शामिल होना चाहते हैं। वहाँ की जनता, वहाँ का आवाम तो तैयार हो हमारे साथ आने के लिए, बिल्कुल ठीक बात है। तैयार होगा, दो चीजों की शर्तों में तैयार हो, एक तो आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपकी इतनी जबरदस्त हो, और दूसरी ये आपका अंदरूनी माहौल इतना अच्छा है, वो कहीं यार ये तो यहाँ तो बहुत अच्छा है, यहाँ तो जाया जा सकता है, इनके साथ तो बात की जा सकती है। तो मेरे हिसाब से ये फिक्सेशन जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का, इसको कुछ साल के लिए छोड़ देना चाहिए, और हमें अपनी कैपेबिलिटी बिल्ड करनी चाहिए। हमारे दोनों तरफ एनिमीज हैं, लैंड बॉर्डर एक तरफ चाइना है जो बहुत बड़ी शक्ति, आज हम आंख नहीं मीच सकते, ना चाइना से आंख मीच सकते, और पाकिस्तान का भी आप कद देखिए ना अभी क्या हुआ राकेश जी,